नमस्कार। उत्तर प्रदेश का चुनावी हाल क्या है और किस तरीके से बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आया, और इन तमाम चीज़ों के बीच क्या कुछ सोच रहा है पश्चिम यूपी का आम वोटर, और इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बन रहा है वो ठगबंधन है। हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने आपको एक गाना सुनाया था कि ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अबरार उल जमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो नतीजे आए उन पर बात करेंगे। अबरार उल जमाल साहब, कैसे देख रहे हैं जो नतीजे आए हैं अभी? देखिए, 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचने का काम किया है। 35 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, और ये जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ है, और एक तरह से जो है ठगबंधन के रूप में जो दो लड़कों की जोड़ी ने इस तरह का एक अफरा तफरी का जो माहौल बर्पा करने की कोशिश की थी, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, एक पूरा जो एक पश्चिम के अंदर एक मुस्लिम बेल्ट है, और ये कहा जा रहा था कि ये मुस्लिम बेल्ट एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, जाट उसके साथ वोट करेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आया नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम्स की जो पहली पसंद थी समाजवादी पार्टी, वो फेल साबित हुई? देखिए, मुस्लिम एक आलू की तरह है, ये सारी सब्जियों में डलता है, इसका कोई स्टैंड या कोई वकार कुछ भी नहीं बचा है। और मैं समाजवादी की पार्टी की अगर बात करूं, समाजवादी पार्टी की लहर तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम महलों में नज़र आती थी। बाकी यादव बहुल्य क्षेत्र जो था, यादव का हमें पूरा पूर्ण समर्थन मिला है, और जाटों का पूर्ण समर्थन मिला है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस के इर्द गिर्द सरकार बना रही है। तो एक और बात यह है कि आपने कहा था कि ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है, तो क्या उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई में कुछ ऐसा नहीं होने वाला? और अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि 10 तारीख के बाद जो है बाबा जी मठ में चले जाएंगे, बाबा जी को गोरखपुर भेज दिया गया है, तो क्या उन बातों पर अमल होगा? देखिए, सारे जो थे इनके हवाई फेर थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो। और कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि भाजपा की वोट को ले गई? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो लोग? अब तो लग रहा है कि जिस कोको को वो लाए थे, उस कोको को भारतीय जनता पार्टी का हाउ खा गया। चुनाव के दौरान बहुत बातें कही गई, कहा कि गर्मी निकाल दी जाएगी, तो बहुत से मुस्लिमों ने खासकर ये सोचा कि शायद तुम्हारी गर्मी निकालने की बात योगी जी कर रहे हैं। उधर जयंत चौधरी और राकेश टिकैत ने सोचा कि शायद तुम्हारी गर्मी निकालने की बात हो रही है। तो अब गर्मी निकालने का सिलसिला शुरू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। देखिए, जो इस तरह के लोग हैं जो अवैध संपत्ति के नाम पर और गरीबों की ज़मीन हड़पना, अवैध कब्ज़े करना, जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल उनकी संपत्तियां जब्त होगी और उनकी संपत्तियों पर बाबा जी का बिल्डोजर चलेगा। और बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा। रही बात मुसलमानों की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुसलमानों के साथ खड़ी नज़र आई है और इंशाल्लाह रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, इस नारे के साथ काम कर रही है। जब योगी जी ने कहा कि 80 और 20 का चुनाव है, तो जनता के अंदर और खासकर मुस्लिमों को लगा कि शायद योगी जी हमें ये बात कह रहे हैं, और विपक्ष ने उस बात को थोड़ा बढ़ चढ़ कर बताया भी कि देखिए 20% मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कहने लगे योगी जी कि नहीं, ये तो हम कह रहे हैं कि 80% सीटें हमें आएंगी और 20% में विपक्ष रहेगा। तो क्या वो 80% मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा था? आप एक मुस्लिम हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। 80% में वो लोग थे जो गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ हैं, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं, माफियाबाद के ख़िलाफ़ हैं, और 20% में वो लोग थे जो आज रिजल्ट आपके सामने आया है। एक बात ये भी कही गई, जब कार्रवाई हो रही थी माफियाओं पर, तो उसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आज़म खान, तो ये माना जाने लगा कि योगी जी का जो टारगेट है वो मुस्लिम माफिया है, जबकि हिंदू माफियाओं पर योगी जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक मुस्लिम और हिंदू वाली बात नहीं सामने आई? बिल्कुल ऐसा नहीं। आप देखेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेवला था, वो खुद आज अपनी सीट नहीं बचा पाए। आप उनका हाल देखना, वो भी एक माफिया के रूप में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देते हैं। आप देखना उनको, उनका हाल देखना आप। चलिए, एक दो सवाल और हैं। अब सवाल ये है कि
यूपी के अंदर खासकर मस्जिदों के अंदर ये बातें उठती रही हैं कि बाहर से फाइनेंस हो रहा है, मौलवियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, और आप उस सवाल को पहले उठा रहे थे। अब आपकी सरकार बनने जा रही है, तो क्या उन मौलवियों की मदरसों की जांच होगी? बिल्कुल होगी। जो मौलवी, मैं फिर से कह रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ, जो मौलवी बाहर से मस्जिद मदरसों के नाम पर अवैध वसूली करके ला रहे हैं और अपने पर्सनल कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे मौलवियों की निश्चित रूप से जांच होगी और मैं खुद करवा के रहूँगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप खुद उनकी जांच कराएंगे। आपने कहा कि जो मौलवी बाहर से पैसा ला रहे हैं और खुद का विकास कर रहे हैं, आप उनकी जांच कराएंगे। लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि जो विदेशों से, खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ से जो पैसा आता है और हिंदुस्तान की मस्जिदों में उनका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मदरसों के तौर पर, चाहे भारत के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो उनकी भी तो जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप देखिए, इन लोगों के पासपोर्ट जब्त होंगे और जिस तरह की अवैध वसूली इन लोगों ने की है, चंदे के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, और नई नई गाड़ियाँ, नए नए कारोबार, हर जगह प्लॉटिंग, ज़मीन जायदाद खरीदना, इस तरह के कार्य जो किए हैं, इन लोगों की सरकार इनकी निश्चित रूप से जांच करेगी और जांच करने के बाद इनको जेल भेजने का काम करेगी। दो अंतिम सवाल मेरे हैं, ये हैं कि ये भी आरोप लगता है कि मदरसों में धर्म और कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाता है। क्या उस धार्मिक कट्टरवाद को और जो मदरसों के अंदर जो मस्जिदों में बातें की जाती हैं, क्या उन पर रोक लगाने की भी आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ये बात बेहतर जानते हैं सरकार के साथ साथ? हाँ, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मज़हब में भी यही आया है कि जो इंसान अपने मज़हब से, अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता। इस वजह से मैं अपने उलमाए किराम से कहूँगा कि आप कुरान की मोहब्बत बच्चों को सिखाए, चलो ठीक है, दीन की मोहब्बत सिखाए, चलो ठीक है, लेकिन आप वतन की मोहब्बत, हुब्बुल वतनी का सबूत हमारे बच्चे, हमारे मुस्लिम बच्चे, हमारे मुस्लिम बेटे, मुस्लिम बेटियां पेश करें, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अंतिम सवाल मेरा ये है कि अभी चुनाव के बीच हिजाब का मुद्दा कहीं दब गया था, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर उसको हवा दी जाए। क्या आपको लगता है कि हिजाब को लेकर के जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी वो ठीक था? बिल्कुल नहीं। इस तरह के कट्टरपंथी लोग, इस तरह के कुछ मौलवी लोग, जिन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत 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 बड़ा मुद्दा बनाकर उछालते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में खाई पैदा हो। देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिजाब का जो मुद्दा है वो व्यक्तिगत मुद्दा है, उसमें मज़हब का या उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बच्ची अगर वो चाहती है मैं हिजाब का इस्तेमाल करूँ तो वो करे, इससे हमें क्या गुरेज है, और न कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो चलेगा बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर? बिल्कुल, बाबा जी 250 के प्लस सरकार बना रहे हैं, और जो लोग गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में फिर से जो है अपने पुराने हथियार उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब सेट हो जाएं। कल या परसों बाबा जी शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद बाबा जी का बिल्डोजर रिपेयरिंग होकर आ गया, अब पूरा बाबा जी का बिल्डोजर, सबकी संपत्तियां जब्त होगी जिन लोगों ने अभी संपत्तियां बनाने का काम किया। डर तो आपको भी लग रहा होगा जब एक बार से कहा गया कि नहीं समाजवादी पार्टी की लहर आ गई, तो अबरारुल जमाल को भी डर लग रहा था कि सपा आ गई तो कहीं दिक्कत खुद को ना हो जाए आपको? बिल्कुल नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर भरोसा था। सबका साथ, सबका विकास, इस नारे के साथ आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है, उस काम पर भरोसा था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ इसकी सरकार बनाएगी। चलिए, धन्यवाद अबरारुल जमाल साहब। तो साहब का मानना है कि अब बाबा जी का बुलडोजर रिपेयर होकर आ गया है, और ख़ासकर जिन्होंने अपने इस इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कही है कि जो मौलवी बाहर से पैसा ला रहे हैं और खुद के काम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जांच भी कराने का काम किया जाएगा। फ़िलहाल इतना ही।